नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 1 दिसंबर। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आने वाले 4 दिसंबर को सुबह 11 बजे आपके लिए बायजूस आईएएस की तरफ से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन करा जा रहा है। 90% तक की स्कॉलरशिप आपको यहां पर मिल सकती है। इस परीक्षा में बैठने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट 4 दिसंबर सुबह 6 बजे तक है, तो लास्ट मोमेंट का वेट मत करिएगा, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन यहां पर करा लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन का पता लगाना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि सीआर की श्रेणी में रखा जाता है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्य जीव आवासों के एकीकृत विकास के तहत पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल करा गया है। इसको करने का प्रयास करिए। तब तक मैं आपको बताता हूं ये न्यूज चर्चा में क्यों आई। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बोला है कि आप भी एक प्रोजेक्ट जीआईबी यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लॉन्च करिए। जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट टाइगर चलाते हो और प्रोजेक्ट टाइगर से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है, यहां पर जो टाइगर्स हैं उनको हमने संरक्षण दिया भी है, तो उसी हिसाब से एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी आपको चलाना पड़ेगा। वापस आते हैं अपने प्रश्न पर। तो देखिए पहला कथन एकदम सही हो जाता है, दूसरा वाला भी कथन सही हो जाएगा। यहां पर आईयूसीएन की जो श्रेणी है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करेंगे तो यहां पर शेड्यूल 1 में रखा गया है। साइट्स संस्था की बात करेंगे तो यहां पर भी इनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहां पर पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इस प्रजाति के लिए चलाया गया है। तो यहां पर तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न देखिए जीवीए से संबंधित है, जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं या सकल मूल्य वर्धित। सही कथन का पता लगाना है। जीवीए उत्पादकों की ओर से या आपूर्ति पक्ष से आर्थिक गतिविधियों की स्थिति की तस्वीर पेश करता है, जबकि जीडीपी उपभोक्ताओं की तरफ से या मांग के नजरिए से आर्थिक गतिविधियों की तस्वीर पेश करता है। जीवीए को उत्पादन के मूल्य और मध्यवर्ती खपत के मूल्य के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। जीवीए किसी भी अन्य माप की तरह अनुपयुक्त त्रुटिपूर्ण पद्धतियों के उपयोग किए जाने से उत्पन्न सुभेद्यताओं के प्रति अति संवेदनशील है। इनको करने का प्रयास करिए। अब देखिए ये न्यूज में क्यों आया है। यहां पर जो हमारा सांख्यिकी मंत्रालय है उसने सेकेंड क्वार्टर का जो डेटा है वो यहां पर रखा हुआ है। यहां पर देखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा सा उसने कम प्रगति करी है यहां पर। अब देखिए जीवीए और जीडीपी जो होता है ना, दोनों में डिफरेंस होता है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए एक ब्रेड का पैकेट आप लेने जाते हो, ठीक है, तो वो आपको 20 रुपए का मिलता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गई, ये 20 रुपए तो इसके जीडीपी में काउंट होगा, परंतु जीवीए क्या होता है। मान लीजिए जो ब्रेड बनाने वाली कंपनी एक्स है वो इस ब्रेड को 15 रुपए में बनाती है, तो जो इनपुट लागत है ना वो आप इसमें माइनस कर दो। अब जो बचा यानी कि 5 रुपए, ये हो जाता है ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स के टर्म से बात करें तो किसी भी सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है, जो आपकी इनपुट लागत है, कच्चा माल लग गया, लेबर कॉस्ट लग गई, जो भी चीजें लग गई, उन सबको हटाने के बाद क्या बचता है वो जीवीए कहलाता है। तो जाहिर सी बात है जीवीए को आप कहां पे काउंट करोगे, जहां पर उत्पादन हो रहा है प्रोड्यूसर के टर्म्स में। और जीडीपी कहां काउंट होता है, जो कंज्यूमर है, जो इस चीज को खरीद रहा है। जीवीए जो है वो उत्पादकों की ओर से होता है, एकदम सही है। और जीडीपी जो होता है वो उपभोक्ताओं की तरफ से होता है, तो ये पहला कथन सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि उत्पादन के मूल्य और मध्यवर्ती खपत के बीच के अंतर से परिभाषित करते हैं, यह भी कथन एकदम सही है। अब अगर जीवीए में किसी भी प्रकार की आप जो प्रोसेस निकाल रहे हैं उसमें अगर एरर आएगी ना, तो फिर जीवीए में भी एरर आएगी। इस वजह से ये बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है ऐसी पद्धतियों के लिए जिसमें एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पर तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित है। कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमें पता लगाना है। अब देखिए इस वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो खेल रत्न पुरस्कार हैं वो उसकी घोषणा कर दी गई है। तो पुरुषों में ये पुरस्कार मिला है शरद कमल जी को, और यहां पर जो महिला आप देख पा रहे हैं ये है निखत जरीन, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करा गया है। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में करी गई थी, ये एकदम सही है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे, ये भी एकदम सही है।
खेल रत्न पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार है और किसी खिलाड़ी को 10 वर्षों की अवधि में उसके शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये गलत हो जाएगा, 10 वर्ष नहीं है, यहां पर केवल 4 वर्ष होना चाहिए। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तीसरा कथन देखिए, 2001 में अभिनव बिंद्रा को मिला था। जाहिर सी बात है ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। 1991 से 2021 तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। बताइए कमेंट करके किस प्लेयर के नाम पे रखा गया और वो कौन सा खेल खेलते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जीएम फसलों के संदर्भ में है। बीटी कपास एकमात्र जीएम फसल है जिसको भारत में अनुमति दी गई है। इसमें मिट्टी के जीवाणु जो बैसिलस थुरियांजिसस होता है उसके 2 विदेशी जीन शामिल करे जाते हैं जो फसल को सामान्य कीट गुलाबी बॉलवॉर्म के लिए एक प्रोटीन विष विकसित करने की अनुमति देते हैं। भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति सर्वोच्च निकाय है जो जीएम फसलों के वाणिज्यिक विमोचन की अनुमति देती है। 2002-3 में भारत में बीटी कपास की शुरुआत के बाद से इसके फसल क्षेत्र में कम ही वृद्धि हुई है। इस प्रश्न को करने का प्रयास करिए। देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ना महिलाओं को लेकर चिंता जताई है जो काम करती हैं इस तरीके के खेतों में और जहां पर जीएम फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। देखिए ऐसा क्यों? देखिए जीएम फसलों को बनाया इसलिए जाता है क्योंकि हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें, प्लस ये जलवायु के प्रति जो संवेदनशीलता होती है वो कम हो सके, प्लस यहां पर क्या होता है जैसे वीड होती है ना जो खरपतवार नाशी होती है ये कम उगती है यहां पर जहां पर जीएम फसलें उगाई जाती हैं। अब जो यहां पर महिलाएं हैं ना, यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को इनके जॉब को लेकर चिंता हो रही है। ये क्या करती हैं, खेतों में जैसे खरपतवार को हटाया जाता है, जो ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अपने आप ऑटोमेटिकली उग जाते हैं और वो फसल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये महिलाएं जो हैं इनका काम होता है कि खरपतवार नाशी को यहां से हटा देना। अब चूंकि जीएम फसलें जब उगाई जाएंगी तो वहां पे खरपतवार नाशी जो है वो तो उगेगा नहीं, तो इनकी जॉब्स को लेकर थोड़ी सी चिंता हुई है यहाँ पे। अब देखिए पहला वाला कथन एकदम सही हो जाएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए बीटी कपास एकमात्र जीएम फसल है भारत में जिसको अनुमति दी गई है और प्लस इसका जो जीवाणु होता है बैसिलस थुरियांजिसिस इसको ही यहां पर इसलिए यूज करा जाता है ताकि जो बॉलवॉर्म होता है, ठीक है, तो इस ये चीजें यहां पर इसमें ना आ पाए। दूसरा कथन भी एकदम सही हो जाएगा। समिति सर्वोच्च निकाय होती है जो ये डिसाइड करती है और अनुमति देती है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो पर्यावरण मंत्रालय, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर बीटी कपास की शुरुआत के बाद से तो में वृद्धि होगी ना, यहां पर फसल क्षेत्र में कमी नहीं होगी, फसल क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यहां पर लिखा हुआ है कि फसल क्षेत्र में कम ही वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है, तो ये वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। 2017 के प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देख लेते हैं। बोधिसत्व पदमपाणि की बात हो रही है, जो चित्रकारी है वो कहां पर है? आसान सा प्रश्न, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन है ए, अजंता में, ठीक है। अब देखिए बोधिसत्व जो है ना, तो जब भी कोई भी जैसे बौद्ध दर्शन में कहा जाता है कि मोक्ष के रास्ते पर या ज्ञान के रास्ते पर जो चल रहे हैं तो उनको बोला जाता है बोधिसत्व के नाम से। अब अजंता में जैसे गुफाएं हैं तो वहां पर कई सारे नंबर हैं, तो गुफा 1 में आप देखोगे तो बोधिसत्व पदमपाणि का आपको चित्र मिलेगा। चलिए एक प्रश्न पूछता हूं यहां पर, अवलोकितेश्वर और वज्रपाणि, ठीक है, मेरे को कमेंट करके बताइए इन दोनों का मतलब क्या होता है बौद्ध दर्शन के हिसाब से। अब देखिए आज के तथ्य में आज ही की न्यूज है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बारे में यहां पर बात हो रही है। एक्चुअली में क्या हुआ कि आपको पता होगा इस पुनर्गठन अधिनियम में साफ साफ बोला गया था कि जो परिसीमन आयोग होता है ना, तो परिसीमन आयोग अब जम्मू कश्मीर को 2 चीजों में विभाजित करा गया था, 2 यूटीज में, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो अब यहां के लिए उनको जो निर्वाचन क्षेत्र थे उनका परिसीमन करना था इस परिसीमन आयोग को, और परिसीमन आयोग ने इसका परिसीमन कर दिया। करने के इतने समय के बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन फाइल हुई और उन्होंने बोला कि ये परिसीमन आयोग ने जो काम किया है वो इनको नहीं करना चाहिए यहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे प्रश्न पूछा है कि एक बात बताइए, जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था उसमें साफ साफ उसकी धारा थी, धारा 60, उसमें यह लिखा हुआ था कि भाई परिसीमन आयोग के पास ये अधिकार है और उसको ये कर्तव्य भी है, उसका काम भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका परिसीमन इनको करना है। तो जब 2019 में ये एक्ट आया था तब वहां पर प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आई, तब वहां पर इस प्रश्न को उठाया क्यों नहीं गया? आज जब परिसीमन आयोग ने अपना सारा काम कर दिया है उसके बाद इस प्रश्न को क्यों उठाया जा रहा है? तो देखिए ये तो पिटीशन फाइल हुई थी, ठीक है, तो संदर्भ क्या था वो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन अधिनियम है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्लस पॉलिटी के अंदर जो परिसीमन आयोग है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये पता होना चाहिए आपको कि परिसीमन आयोग जो होता है ना वो
उसका परिसीमन का मतलब क्या होता है? डिलिमिटेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी राज्य की बात करेंगे तो उसके अंदर विधानसभा की बात कर लें, केंद्र स्तर पे लोकसभा के चुनाव जो क्षेत्र होते हैं, बेसिकली जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं, इनकी जो सीमाएं होती हैं, उसका निर्धारण करना, ये किसका काम होता है? ये काम होता है परिसीमन आयोग का। अब नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि जो भी लोकसभा और विधानसभा की सीटें होती हैं ना, उसमें बिना कुछ चेंज करे, बिना कोई परिवर्तन करे, उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही होता है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है, तो हर एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर राज्य में, जिले में, तो परिसीमन का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टाइम के साथ साथ जो भी पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि संविधान में आर्टिकल 82 जो है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक जनगणना जो होगी ना, तो भारत की जो पार्लियामेंट है वो एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाएगा। और ये किस आर्टिकल के अंडर में? आर्टिकल 82 के अंडर में। तो ये जो आयोग बनाया जाता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो भी रिटायर्ड जज होते हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इसमें सदस्य हो सकते हैं, तो जैसे चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं, या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी और इलेक्शन कमिश्नर को इसमें नॉमिनेट कर सकते हैं। इसी के अलावा जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो भी इस आयोग के, यानी कि परिसीमन आयोग के मेंबर हो सकते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।